हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। तो आज हम 14 से 19 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली करंट अफेयर्स का क्विज होता है, आप लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर में पार्टिसिपेट करिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा नवंबर करंट अफेयर्स का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसको आप लोग हमारे चैनल पे जाके मंथली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नवंबर का करंट अफेयर्स का पार्ट 1 आ चुका है और जल्दी इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थापित की गई है। याद रखिए, यहाँ पे एशिया की पूछा गया है, तो एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल स्थापित की गई है महाराष्ट्र में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित किया गया है। 10 एकड़ भूमि में फैली जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया का पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। इस परियोजना की स्थापना की कुल लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है। एक बार शुरू होने के बाद मिल सूती कपड़े का प्रसंस्करण करेगी और जिले की कई महिलाओं को रोजगार भी प्रदान करेगी। महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक जिला है परभणी जिला, जो मिल के परिचालन के साथ जिले में औद्योगिक क्षेत्र को गति प्रदान करेगा। तो कहां पे स्थापित की जाएगी एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल? वो स्थापित की जाएगी महाराष्ट्र के कौन से जिले में? परभणी जिले में, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान जताया है? तो गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -10.3 कितना -10.3 रहने का अनुमान जताया है। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जारी भारत की जीडीपी गिरावट के अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया है। गोल्डमैन सैक्स ने सितंबर 2020 के अपने पहले अनुमान -14.8 को संशोधित करके -10.3 कर दिया है। तो पहले का अनुमान क्या था इसका? -14.8%, जिसको संशोधित करके -10.3% कर दिया है। इसके अतिरिक्त गोल्डमैन सैक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की जीडीपी 13 यानी 13% रहने का अनुमान भी जताया है। कितना? 13 रहने का, 13% रहने का अनुमान जताया है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अनुसार भारत की जीडीपी गोल्डमैन सैक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो जो तीसरा वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया है। इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी की चुनौती का सामना कर रही है, इसलिए बैठक में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उपाय करने और भविष्य के लिए रणनीति तैयार करने पर विचार विमर्श किया गया है। फोरम में अन्य जो पार्टिसिपेंट्स थे उसमें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर महानिदेशक टेड्रोस एडोनोम गैब्रियस, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल हैं। तो जो तीसरा वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम है इसको संबोधित किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण कहां आरंभ किया गया है? तो मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण, याद रखिएगा इसका दूसरा चरण की बात हो रही है, तो इसका दूसरा चरण आरंभ किया गया है अरब सागर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब सागर, अरेबियन सी में। और इसका पहला चरण कहां पे हुआ था? वो हुआ था बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण उत्तरी अरब सागर में 17 से 20 नवंबर, कब से? 17 से 20 नवंबर 2020 तक आयोजित किया जा रहा है। मालाबार अभ्यास 2020 के पहले चरण का आयोजन 3 से 6 नवंबर 2020 तक बंगाल की खाड़ी में किया गया था। तो पहला जो उसका चरण था वो किया गया था बंगाल की खाड़ी में, कब से कब तक? 3 से 6 नवंबर, यानी 3 नवंबर से 6 नवंबर तक। और ये इसका दूसरा चरण है, ये अरब सागर में किया जा रहा है, कब से? 17 से 20 नवंबर 2020 तक। मालाबार अभ्यास 2020 का यह 24वां संस्करण है। कौन सा है? 24वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पंजाब नेशनल बैंक अप्रैल 2010 से भारत के बैंकिंग नियामक से पूर्व अनुमोदन अथवा बिना प्राधिकरण मंजूरी के ड्रग पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान के साथ एक द्विपक्षीय एटीएम शेयरिंग व्यवस्था का संचालन कर रहा है। आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 26 के में उल्लिखित नियम के उल्लंघन के चलते पीएनबी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए कि आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो सही आंसर हो जाएगा पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके एमडी और सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव। उसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 में। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के अंत में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने की ट्रॉफी किसे दी गई है? तो वर्ष 2020 के अंत में विश्व का यानी वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी रहने की ट्रॉफी किसको दी गई है? नोवाक जोकोविच। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच बने हैं वर्ष 2020 के नंबर 1 खिलाड़ी वर्ल्ड वाइड। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को 15 नवंबर 2020 को वर्ष 2020 के वर्ष के अंत तक विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने के लिए एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी दी गई है, जिसके बाद वह छठी बार ट्रॉफी पाने वाले पीट सम्प्रास के बाद टेनिस इतिहास के एकमात्र दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले नोवाक जोकोविच को 2011, 2012, 14, 15 और 18 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी भी रह चुके थे। जो नोवाक जोकोविच हैं उनको वर्ष 2020 यानी 2020 के अंत में वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी रहने की ट्रॉफी दी गई है। इससे पहले वो केवल पीट सम्प्रास शीर्ष रैंकिंग पर 6 साल पूरे करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने यह कारनामा 1993 और 1998 के बीच किया था। और नोवाक जोकोविच कौन है? तो वो एक सर्बियन टेनिस स्टार है नोवाक जोकोविच। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ईवा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ईवा जो उसका ब्रांड है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? क्रिकेटर स्मृति मंधाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना जो वुमेन्स क्रिकेटर हैं। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए नए प्रोडक्ट ईवा लॉन्च किया है। बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपने इस नए लॉन्च के उत्पाद ईवा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ईवा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलू में भारतीय महिलाओं की बेहतरी के लिए यूनिक बचत खाता है। तो क्या है ये ईवा एक यूनिक बचत खाता है, जो यूनिक सेविंग अकाउंट है ईवा, जो महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलू में भारतीय महिलाओं की बेहतरी के लिए इसे खोला गया है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है ईवा की ब्रांड एम्बेसडर जो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं यानी इंडियन फीमेल क्रिकेटर, इनका नाम है स्मृति मंधाना। इक्विटॉस स्मॉल बैंक की बात करते हैं तो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष हैं अरुण रामनाथन। इसके एमडी और सीईओ हैं वासुदेव पठानी नरसिम्हन और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के सम्मान में बनाई गई शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है। राजस्थान के पाली में जेतपुरा में विजय वल्लभ साधना केंद्र में आचार्य श्री विजय भल्लसूरी की 151वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी 151 इंच 151 इंच जिसको बोलेंगे 12.6 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इस शांति की प्रतिमा का निर्माण अष्ट धातु यानी 8 धातु से किया गया है और जिसमें तांबा मुख्य धातु है। तो जो मैं आपको वीडियो में कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है और मेरे प्रोवाइड कराए गए कंटेंट से ही काफी ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद पीडीएफ डाउनलोड करके कंटेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे कि इसी वीडियो में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं कि ये जो शांति की प्रतिमा बनाई गई है ये किसकी प्रतिमा है? तो ये प्रतिमा है
जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की है और ये कितने फीट ऊंची बनाई गई है? तो ये 12.6 फीट ऊंची, और इसको इंच में अगर काउंट करें तो ये 151 इंच की प्रतिमा बनाई गई है, जो 8 धातु से बनाई गई है, जिसमें तांबा जो है वो मुख्य धातु है। तो इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो देखने के बाद पीडीएफ डाउनलोड करके कंटेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नेचुरोथेरेपी दिवस कब मनाया गया है? तो तीसरा, याद रखिए यहाँ पूछा गया है, तीसरा नेचुरोथेरेपी दिवस मनाया गया है 18 नवंबर को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 नवंबर। भारत में हर साल 18 नवंबर को दवा की एक दवा रहित प्रणाली के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसे निसर्ग चिकित्सा पद्धति भी कहा जाता है। इस वेबिनार का 48 दिवसीय कार्यक्रम तीसरे राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस तक जारी रहेगा, जो 18 नवंबर 2020 को होगा। इस दिन की घोषणा आयुष मंत्रालय जिसमें आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्ध और होम्योपैथी भारत सरकार द्वारा 18 नवंबर 2018 में की गई थी। याद रखिएगा, इसकी घोषणा आयुष मंत्रालय के द्वारा 18 नवंबर 2018 में की गई थी। किसकी? जो नेचुरोपैथी दिवस है, इस दिवस की। और वर्तमान में हमारे आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? श्रीपाद येसो नाइक हमारे वर्तमान में आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की याद का विश्व दिवस 2020 में कब मनाया गया है? यहाँ पे पूछा गया है 2020 में। तो सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की याद का विश्व दिवस 2020 में मनाया कब गया है? 15 नवंबर को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 नवंबर। तो ये 2020 एक स्पेशल क्यों है? क्योंकि हर साल नवंबर महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, और इस बार वो रविवार 15 नवंबर को था। हर साल नवंबर महीने के तीसरे रविवार को सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की याद में विश्व दिवस मनाया जाता है। 2020 में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की याद में विश्व दिवस 15 नवंबर 2020 को मनाया गया है। इस दिन का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए, घायल हुए लोगों, उनके परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्हें याद करना है। सड़क यातायात की पीड़ितों की याद की विश्व दिवस 2020 का थीम क्या है? इस वर्ष यानी 2020 का इसका थीम है फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। क्या है इसका थीम? फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इसका थीम है 2020 का। किसका? तो सड़क दुर्घटनाओं की पीड़ितों की याद का जो विश्व दिवस है 2020 का थीम है फर्स्ट रिस्पॉन्डर। यह दिन 1993 में ब्रिटिश सड़क दुर्घटना पीड़ित चैरिटी रोडपीस द्वारा शुरू किया गया था, और इसे 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी? 2005 में इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक को मॉरेटोरियम के अंतर्गत रखने का आदेश जारी किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉरेटोरियम के अंतर्गत रखने का आदेश जारी किया है लक्ष्मी विलास बैंक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी विलास बैंक, जिसको शॉर्ट में एलवीबी भी बोलते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं की वित्तीय स्थिति में आई गंभीर गिरावट के कारण लक्ष्मी विलास बैंक को 1 महीने यानी 30 दिन के लिए मॉरेटोरियम के अंतर्गत रखने का आदेश जारी किया है। और इसके अंतर्गत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत जो जमाकर्ताओं के लिए नकदी निकालने की सीमा 25,000 रुपए पर प्रतिबंधित कर दी गई है। इससे ज्यादा वो लोग नकदी या कैश नहीं निकाल सकते हैं, यानी बैंक के ग्राहक केवल 25,000 रुपए तक की राशि का ही बैंक से निकाल सकेंगे। कितनी? 25,000 राशि ही निकाल सकेंगे मॉरेटोरियम के अंतर्गत, जो आरबीआई ने एलवीबी यानी लक्ष्मी विलास बैंक को रखा है। साथ ही रिजर्व बैंक ने बैंक की वित्तीय स्थिति में आई गंभीर गिरावट के कारण 30 दिनों की अवधि के लिए लक्ष्मी विलास बैंक के निदेशक मंडल को भी हटा दिया है। इसकी घोषणा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से की गई है। अब जानते हैं मॉरेटोरियम यानी रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने के पास जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और वित्तीय और बैंकिंग स्थिरता के हित में एक विश्वसनीय पुनरुद्धार योजना के अभाव में लक्ष्मी विलास बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, याद रखिएगा ये कौन सा है? तो ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के तहत मॉरेटोरियम पीरियड में रखने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है।
तो लक्ष्मी विलास बैंक को रखा गया है मोरिटोरियम पीरियड में 30 दिनों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके तहत जो ग्राहक है, जो कस्टमर्स हैं लक्ष्मी विलास बैंक के, वो 25,000 रुपए से ज्यादा का कैश नहीं निकाल सकते। लक्ष्मी विलास बैंक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। स्थापना हुई थी 1926 में। इसके अध्यक्ष हैं अवतार सिंह मोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों यानी आसियान शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? याद रखिए 37वें आसियान शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, तो इस शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया गया है चीन यानी चाइना के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। 15 एशियाई प्रशांत देशों ने 37वें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, इंग्लिश में बोलेंगे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप नाम दिया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है, जिसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ साथ दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। RCEP के सदस्य दुनिया की लगभग 1/3 आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का लगभग 30% हिस्सा है। कितना है ये? टोटल जो GDP है उसका 30% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है F1 तुर्की ग्रां प्री 2020 के विजेता कौन है? जो F1 टर्की ग्रां प्री 2020 के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन बन गए हैं F1 टर्की ग्रां प्री 2020 के विनर। लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज ड्राइवर हैं और ब्रिटेन से हैं, उन्होंने तुर्की के इस्तांबुल पार्क में आयोजित टर्की ग्रां प्री 2020 में जीत हासिल की है। इस रेस में सर्जियो पेरेस जो रेसिंग पॉइंट मैक्सिको के हैं, उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि फरारी के सेबेस्टियन वेटल तीसरे स्थान पर रहे हैं। याद रखिएगा जो F1 टर्की ग्रां प्री है उसमें विनर कौन है? लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन इसमें फर्स्ट विनर है। और सेकंड कौन है? सर्जियो पेरेज उसमें सेकंड रहे हैं। और थर्ड कौन है? तो सेबेस्टियन वेटल इसमें थर्ड रहे हैं। सेबेस्टियन वेटल इसमें तीसरे स्थान पर हैं। यह हैमिल्टन की इस सत्र की 10वीं जीत है। उनके करियर की यह 94वीं और F1 जीत थी। अपने करियर की 7वीं फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप खिताब के साथ उन्होंने माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो लुइस हैमिल्टन ने माइकल शूमाकर की रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है अपनी 10वीं जीत और F1 की 94 यानी 94वीं जीत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? यानी नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 नवंबर। भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक नैतिक प्रहरी के रूप में काम करना शुरू कर दिया, ताकि पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखा जा सके और यह किसी भी प्रभाव या खतरे से प्रभावित ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डैश की स्थापना की है। तो आरबीआई ने, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए किसकी स्थापना की है? तो वो की है RBIH। किसकी की है? RBIH की स्थापना की है आरबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। और ये क्या होता है RBIH? तो ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, RBIH का फुल फॉर्म है। तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे RBIH की स्थापना की गई है। इस इनोवेशन हब को स्थापित करने का उद्देश्य बैंक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और एक वातावरण तैयार कर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है, जिससे नवाचार को बढ़ावा और प्रोत्साहन मिलेगा। RBIH हब वित्तीय क्षेत्र के यानी फाइनेंशियल सेक्टर के जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं और जो टेक्नोलॉजी उनके उद्योग हैं, शैक्षणिक संस्थान यानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ सहयोग करेगा और विचारों के आदान प्रदान को वित्तीय नवाचारों से संबंधित प्रोटोटाइप के विकास के लिए प्रयासों का समन्वय भी करेगा। RBIH की बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये गवर्निंग काउंसिल GS द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाएगा, जिसे 10 सदस्य, इसके 10 मेंबर्स होंगे और एक अध्यक्ष शामिल होंगे इसमें। याद रखिएगा ये RBIH क्या है? तो ये गवर्निंग काउंसिल द्वारा निर्देशित और प्रबंधित
किया जाएगा, जिसमें 10 सदस्य शामिल होंगे, एक उसमें अध्यक्ष भी होगा। श्री सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन सह संस्थापक और इन्फोसिस के पूर्व सह अध्यक्ष RBIH के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं, जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि 25वें गवर्नर हैं आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और डेप्यूटी गवर्नर कितने होते हैं? चार डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के। कौन कौन से? बीपी कानूनगो, MK जैन, MD पात्रा और राजेश्वर राव, 4 डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे? तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है सौमित्र चटर्जी, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये एक अभिनेता थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिनेता या एक्टर। प्रख्यात बंगाली अभिनेता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित थे सौमित्र चटर्जी, इनका निधन हो गया। वो ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के साथ काम के बाद प्रसिद्ध हुए थे, जिनके साथ उन्होंने 14 फिल्मों में काम किया। उन्होंने देश और विदेश में कई पुरस्कार भी जीते हैं। सौमित्र चटर्जी को 2004 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, 2012 में सिनेमा में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं ब्रिक्स STI मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो 8वीं ब्रिक्स STI मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसकी अध्यक्षता की गई है रसिया के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसिया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स समूह के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय की 8वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से सदस्य देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है। रूस 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष है। याद रखिएगा, रूस जो है वो 12वें शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष भी है। वर्तमान में हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किया है। तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो सही आंसर है, आंसर इसमें ऑलरेडी मेंशन है, चलिए कोई बात नहीं, डॉक्टर एस जयशंकर। एस जयशंकर जो है इसका सही आंसर है, जिन्होंने विदेश मंत्री हैं वर्तमान में हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन EAS में PM मोदी की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुकान फुक ने। वियतनाम वर्ष 2020 के लिए आसियान का अध्यक्ष है। आसियान मंच में केंद्रीय भूमिका और नेतृत्व करता है। इस वर्चुअल समिट में सभी 18 EAS देशों ने हिस्सा लिया है। तो इसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किसने किया है? तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कोविड-19 एशियन रिस्पांस फंड में कितने मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता का विस्तार किया है? भारत ने कोविड-19, याद रखिएगा, कोविड-19 एशियन रिस्पांस फंड में 1 मिलियन डॉलर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता की मदद, वित्तीय सहायता का विस्तार किया है। किसने? भारत ने कोविड-19 एशियन रिस्पांस फंड में। भारत ने कोविड-19 एशियन रिस्पांस फंड में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता का विस्तार किया है। इसकी पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में की गई है। इसे वर्चुअली आयोजित किया गया था। 10 आसियान देशों के नेताओं ने शिखर सम्मेलन के समापन पर 2021 से 2025 के लिए नए आसियान भारत एक्शन योजना को अपनाने का स्वागत किया है। PM मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुच के निमंत्रण पर 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो आसियान के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? तो QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? ओडिशा से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा में कहां से? तो भारत ने ओडिशा के बालासोर के तट से QRSAM, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। क्या हो जाएगा? क्विक रिएक्शन
सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम QRSAM का सफल परीक्षण किया है भारत ने ओडिशा के बालासोर के तट से। मध्यम रेंज और मध्यम ऊंचाई पर बंसी पायलट रहित लक्ष्य विमान पर सीधे प्रहार कर प्रणाली ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय बलों ने मिसाइल प्रणाली के इससे पहले कम से कम 7 परीक्षण किए हैं। QRSAM प्रणाली को भारतीय सेना के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सहयोग से DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, हिंदी में क्या बोलेंगे DRDO को, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। किसको? QRSAM सिस्टम को। और ये कहां से इसका परीक्षण किया गया है? ये किया गया है भारत के ओडिशा के बालासोर के तट से। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है QRSAM। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोनार झील। लोनार झील रामसर साइट के रूप में चुनी गई है, यह कहाँ स्थित है? तो लोनार झील को अभी रामसर साइट के रूप में चुना गया है। यह झील महाराष्ट्र में स्थित है। ये अभी काफी न्यूज में रही थी क्योंकि इसका रंग रातों रात गुलाबी हो गया था। किस झील का? लोनार झील का, जो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले के लोनार झील को रामसर संरक्षण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया था। कई हजार साल पहले बेसाल्ट बेडरोल का उल्कापिंड के प्रभाव से लोनार झील का निर्माण हुआ था। झील के आसपास 365 हेक्टेयर का क्षेत्र जो करीब 77.69 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो वर्ष जून 2000 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। याद रखिएगा, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है लोनार झील। इसको अभी रामसर साइट के रूप में चुनी गई है। ये झील महाराष्ट्र में स्थित है और अभी जस्ट 6 मंथ बिफोर ये झील काफी न्यूज में रही थी क्योंकि इस झील का कलर रातों रात गुलाबी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 के विजेता कौन है? इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 की विजेता है सादत रहमान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सादत रहमान। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है सादत रहमान। ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश के सादत रहमान को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित साइबर बुलिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीन्स को विकसित करने की उनकी भागीदारी के लिए दिया गया है। इन्होंने एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है साइबर टीन्स। ये 17 साल के हैं। इन्होंने ये पुरस्कार नीदरलैंड्स में आयोजित एक समारोह के दौरान नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई द्वारा प्रदान किया गया है। उन्होंने 42 यानी 42 देशों में मिले 142 आवेदकों में से उन्हें चुना गया है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम स्थित बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन किड्स राइट्स द्वारा वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया जाता है। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि किसके द्वारा दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, इंग्लिश में इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज। तो ये दिया जाता है नीदरलैंड की एम्स्टर्डम में स्थित बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है किड्स राइट, इसके द्वारा ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है यानी इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। इंटरनेशनल टॉलरेंस डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 नवंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संस्कृतियों और लोगों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देकर सहिष्णुता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने साल 1994 में महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ को 16 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी इंटरनेशनल टॉलरेंस डे के रूप में घोषित किया गया था। तो ये कब घोषित किया गया था? यूनेस्को ने इसको घोषित किया था 1994 में इसको घोषित किया था। महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे घोषित किया था 16 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैशटैग लोको फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्त्र मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा हैशटैग लोको फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने दिवाली के अवसर पर लोकल फॉर दिवाली नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है जो देश की सांस्कृतिक विरासत होने के साथ साथ कई लोगों की आजीविका का भी साधन है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हस्तशिल्प क्षेत्र महिला सशक्तिकरण का प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें लगभग 55% श्रमिक और कारीगर महिलाएं हैं। वर्तमान में हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार में हुए चुनावों में आंग सान सू की पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है, उनकी पार्टी का क्या नाम है? तो म्यांमार में जो चुनाव हुए थे अभी, उसमें आंग सान सू जो उनकी पार्टी है उसने बड़ी जीत हासिल की है। उनकी पार्टी का क्या नाम है? उनकी पार्टी का नाम है NLD, यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। NLD पार्टी का नाम है किसकी? आंग सान सू की, म्यांमार में। नोबेल पुरस्कार विजेता है आंग सान सू की नेतृत्व वाली म्यांमार की सत्तारूढ़ पार्टी ने हाल ही में हुए चुनावों में शानदार जीत हासिल की है। NLD इनकी पार्टी का नाम है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। पार्टी ने कुल 400 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि विपक्षी पार्टी जिसका नाम है USDP, फुल फॉर्म यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, केवल 21 सीटें ही हासिल कर पाई है। NLD पार्टी को दूसरे कार्यकाल के लिए चुनने के लिए लगभग 38 मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है। NLD को इस चुनाव को जीतने के लिए निर्वाचित सीटों में कम से कम 2/3 सीटों पर जीतना जरूरी था। वर्तमान में म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी है नेपिदाह और करेंसी कौन सी है? क्याट। म्यांमार की करेंसी है क्याट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC द्वारा भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो IRCTC के द्वारा भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा दिसंबर 2020 से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिसंबर 2020। इंटरनेशनल रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, IRCTC का फुल फॉर्म बनता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने 12 दिसंबर से भारत दक्षिण यात्रा का शुभारंभ करने जा रहा है। भारत दर्शन यात्रा हैदराबाद और सिकंदराबाद से 12 से 18 दिसंबर तक चलेगी। इस यात्रा का जो थीम होगा वो क्या है? शो इंडिया टू इंडियंस। क्या है? शो इंडिया टू इंडियंस, यानी भारतीयों को भारत के दर्शन, इसका थीम है। IRCTC 27 सितंबर 1999 को निगमित किया गया था। IRCTC भारतीय रेलवे का एक सहायक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 नवंबर। हर साल 14 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज डे, यानी हिंदी में बोले तो विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को। इस अभियान का उद्देश्य डायबिटीज से पीड़ित लोगों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली नर्सेस के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। वर्ल्ड डायबिटीज डे 2020 का थीम है द नर्स एंड डायबिटीज। क्या है इसका थीम? द नर्स एंड डायबिटीज। महासभा ने वर्ष 2007 में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को 61/22/25 को अपनाया था। इस दिन को बताया गया है कि मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सुधारने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को आगे बढ़ाने और उपचार को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा तथा पहुंच प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। कब मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे? 14 नवंबर को। इस वर्ष का इसका थीम है द नर्स एंड डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने साल 2020 में भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान जताया है? तो मूडीज ने साल 2020 में भारत की GDP -8.9 कितना? -8.9% रहने का अनुमान जताया है। मूडीज एक रेटिंग एजेंसी। मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत की GDP -8.9 रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले यह अनुमान -9.6 लगाया था। इसके अलावा मूडी द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की GDP 8.1% के पहले अनुमान की तुलना में 8.6% की दर से बढ़ने का अनुमान भी जताया है। मूडीज की बात करें तो मूडीज का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, और इसके अध्यक्ष और CEO का नाम है रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। कौन है? रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर मूडीज के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्कियाना शीर्षक नई बुक किसके जीवन पर लिखी गई है? तो बोस्कियाना जो बुक है, जिसका जो टाइटल है बोस्कियाना, ये बुक लिखी किसके जीवन पर लिखी गई है? तो ये लिखी गई है गुलजार, जो कवि है गुलजार, उनके जीवन पर लिखी गई है।
जाने माने भारतीय कवि और गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी गई है बोस्कियाना नई हिंदी पुस्तक। राधा कृष्ण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक उनकी फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली, पसंद नापसंद के माध्यम से गुलजार के जीवन को चित्रित करती है। 228 पेजेस की ये पुस्तक को यशवंत व्यास द्वारा संपादित और संकलित किया गया है। बोस्कियाना मुंबई में स्थित गुलजार के घर का नाम भी है। बोस्कियाना जो है वो जो गुलजार का घर है मुंबई में स्थित, उसका नाम है बोस्कियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संचमन लिंबू का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो हाल ही में इनका निधन हो गया है, ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका नाम है संचमन लिंबू। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री संचमन लिंबू का निधन हो गया। वह सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी से 17 जून 1994 से 12 दिसंबर 1994 के दौरान सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री रहे थे। वह सिक्किम संग्राम परिषद के स्वर्गीय नर बहादुर भंडारी की सरकार गिरने के बाद लगभग 6 महीने के लिए सीएम बने थे, जबकि वह वर्ष 1994 में उसी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है सिक्किम के एक्स सीएम जिनका नाम है संचमन लिंबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है मैसूर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसूर। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। यह सरकार द्वारा चंदन उत्पादकों के लिए प्रदान की जाने वाली तकनीकी सहायता, पौधों की उपलब्धता, विपणन सुविधाओं, कीट नियंत्रण उपाय, प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करेगा। कौन सा? भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है कर्नाटक के मैसूर में। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आभासी कार्यक्रम के दौरान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का रोड मैप लॉन्च किया है। रोड मैप के तहत राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रति ऋण लाभार्थी को 10,000 रुपए तक का लोन, ऋण पर 14% ब्याज अनुदान वहन करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त प्रभार पर राज्यपाल है मध्य प्रदेश की, और वो किस राज्य की वर्तमान में राज्यपाल है? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है? आई एम नो मसीहा एक्टर सोनू सूद की आत्मकथा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनू सूद। एक्टर, फिल्म निर्माता और समाजसेवी सोनू सूद ने आई एम नो मसीहा शीर्षक अपनी आत्मकथा बहुत जल्दी जारी करने की घोषणा की है। यह पुस्तक सहलेखन मीना अय्यर द्वारा किया जाएगा। इस पुस्तक का सहलेखन पुस्तक में कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू सूद को प्राप्त अनुभवों को साझा किया गया है। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है, जो दिसंबर 2020 में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यह है एक्टर सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की गई है गुड़गांव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड़गांव, हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 65वें विंग ऑगमेंटेशन एयर प्योरीफाइंग यूनिट्स यानी वायु, WAYU इसका फुल फॉर्म होगा, विंग ऑगमेंटेशन एयर प्योरीफाइंग यूनिट्स को गुड़गांव के उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ 2 स्टेट की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के जो प्रमुख नृत्य हैं उनका नाम है, प्रमुख जो डांस हैं वो कौन से हैं? धमाल, घूमर, गुग्गा, खोरिया, लूर और फाग। ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020 जो है वो मनाया गया है 13 नवंबर 2020 को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 नवंबर।
साल 2016 से हर साल धन्वंतरि जयंती के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 5वां आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर 2020 को मनाया जा रहा है। इस वर्ष का आयुर्वेद दिवस कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को गुजरात और राजस्थान में बनाए गए आयुर्वेद संस्थानों, गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा और राजस्थान की जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA का उद्घाटन करेंगे। इन संस्थानों से 21वीं सदी में आयुर्वेद की वृद्धि और विकास में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने की भी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे? तो वो एक अभिनेता थे, आसिफ बसरा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है आसिफ बसरा। बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा का निधन हो गया। उन्होंने हाल ही में थ्रिलर सीरीज पाताल लोक में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्होंने काफी लोकप्रियता भी हासिल की थी। इसके अलावा आसिफ बसरा कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने 1993 में मुंबई ब्लास्ट, ब्लैक फ्राइडे, 2002 के गुजरात राइट्स, पटजानिया और काय पोचे फिल्मों में भी शामिल हैं। ये है आसिफ बसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है 13 नवंबर को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड काइंडनेस डे। हर साल 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। यह दिन सकारात्मक ऊर्जा और दया के सामान्य धागे पर केंद्रीय समुदाय में अच्छे कामों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है, जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। विश्व दयालुता मूवमेंट 1998 में पहली बार विश्व दयालुता दिवस मनाया गया था। इस वर्ष का जो दयालुता दिवस का थीम है वो है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। इसका जो थीम है वो क्या है? द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल और व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो आप लोग हमारे चैनल का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो लोग भी अपने डेली करंट अफेयर्स को और ज़्यादा अच्छा कर सकें। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।